गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने इसके पहले वीडियो में कोशिका के बारे में समझाया, उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आप वो वीडियो ना पढ़े हो तो उसको जाके देख लीजिए। उसके बारे में हम आगे बताए थे कि डीएनए के बारे में एक अलग चैप्टर है, आज उसी को लेके आए हैं। तो बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी इसमें पढ़ने का मजा आएगा। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं कि केंद्रक में उपस्थित होता है, जैसे ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या? न्यूक्लिक एसिड। ये दो टाइप का होता है, डीएनए आरएनए, यानी इसी में उपस्थित होता है डीएनए और आरएनए। इसके मेन टॉपिक होते हैं ये डीएनए। अगर मतलब क्वेश्चन आया करता है कि डीएनए की खोज किसने की, यदि पहले पूछे कि डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया, अवलोकन यानी देखा किसने है, तो पहली बार अवलोकन किए थे कार्लसबर्ग ने। कौन? कार्लसबर्ग ने। और इन्होंने हालांकि उसमें ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए, द्विकुंडलित मॉडल दिया था। ये जो डबल हेलिक्स होता है, ये डबल हेलिक्स होता है। आरएनए सिंगल बॉन्ड सिंगल हेलिक्स का होता है, यानी ऐसे सिंगल, लेकिन जो डीएनए होता है ये द्विकुंडलित होता है। तो ये जो द्विकुंडलित मॉडल दिया था, किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। कौन? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल मॉडल दिया था, द्विकुंडलित। उसके बारे में अब अगर क्वेश्चन में आए कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? या लेकिन मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में और पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में। अब हम अगर ये जो हमारा शरीर है ना, ये असंख्य कोशिकाओं से बना, यानी बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाओं को। यदि हम एक कोशिका निकालेंगे ना, तो उसको जब हम जूम करेंगे तो ये गुणसूत्र मिलेगा। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम गुणसूत्र। क्या? गुणसूत्र। गुणसूत्र देखेंगे। उसके बाद इसको जब गुणसूत्र देखा, उसी के अंदर उपस्थित होता है डीएनए। फिर और इसको खींचे तो ये होता है जीन। क्या होता है? जीन। देखिए ये होता है गुणसूत्र, इसी के अंदर डीएनए उपस्थित होता। थोड़ा और देखें तो ये जीन उपस्थित होता। कुछ वैज्ञानिकों ने पहले इसको देखा कि ये तो गुणसूत्र है, फिर उसको उसके अंदर माइक्रोस्कोप पे देखा कि इसके आगे क्या है, तो उन्होंने थोड़ा सा और डिटेल में देखा तो ये डीएनए मिला। उसके बाद इसको और खींचा तो जीन मिला। क्या मिला? जीन मिला। उसके अंदर और देखे तो ये ऐसे ऐसे लाइन है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और जीन ये क्या, इनमें खास अंतर नहीं है, मतलब थोड़ा ही वो है, बाकी ये समान है। ये क्या होते हैं? जेनेटिक लक्षण ले जाते हैं, आनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कार्य करते हैं। यदि हमारे कोई पूर्वजों में जो आनुवांशिक लक्षण है यानी डीएनए में वो प्रेजेंट है, तो आगे वाली पीढ़ी में आना तय है, ये श्योर है डीएनए आएगा। यदि कोई व्यक्ति के अंदर कोई भी आनुवंशिक लक्षण, यदि मानव जाति की बात करें, मानव जाति के डीएनए में कोई भी आनुवंशिक लक्षण प्रेजेंट है, तो आने वाली आगे पीढ़ी में ये आना श्योर है। और ये जीन, ये दोनों यही होते हैं। यदि कोई व्यक्ति पहलवान होता है, तो उसका जो आने वाली पीढ़ी होती है, उसका जो पुत्र होता है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, ये पहलवानी लक्षण जब जन्म लेगा तो पहलवानी ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पहलवानी गुण है, क्वालिटी है, उसके मांसपेशियों में। कहाँ? मांसपेशियों में, ना कि उसके डीएनए में। जो भी उसका आनुवंशिक लक्षण होता है, यदि वो डीएनए में प्रेजेंट है तो वो आने वाली पीढ़ी में जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। यदि कोई मान लिया कि मैथ का कोई विद्वान है, पढ़ने लिखे में बहुत ज़्यादा, और उसका आगे वाली जनरेशन में उसका बेटा मैथ का प्रकांड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पढ़ाने का गुण है उसके ब्रेन में, कहाँ? दिमाग में, ना कि उसके डीएनए में। जो भी यदि उसका आनुवंशिक क्वालिटी, आनुवंशिक गुण है,
डीएनए में प्रेजेंट होगी वही आगे जाके उसके आगे पीढ़ी में देगा डीएनए। आगे देखते हैं, ये इसकी क्या होती है, डबल हेलिक्स होता है। ये जो डबल हेलिक्स ये है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और ये जहां मिलता है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। देखिए ये जो गुणसूत्र है इसको थोड़ा खींचा तो डीएनए मिला। उसके बाद ये जो जीन है, एक जोहानसन नाम के वैज्ञानिक है। कौन, जोहानसन नामक वैज्ञानिक है। इनको थोड़ा और खींचा तो क्या मिला, जीन मिला। हमने अभी बताया डीएनए और जीन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अभी हमने बताया कि इनका मेनली यही कार्य होता है, यदि कोई पूर्वजों में जो आनुवंशिक लक्षण होता है उसको आने वाली पीढ़ी में ले जाना होता है। जो यदि कोई भी आनुवंशिक लक्षण उसके डीएनए में प्रेजेंट है तो वो आने वाली पीढ़ी में श्योर है जाना। और इसी के द्वारा डीएनए टेस्ट, यदि कोई पैतृक गुण जो भी मतलब पिता से जो मैच कराया जाता है, ये डीएनए जो टेस्ट होता है इसी के माध्यम से होता है। ये हमारे कोशिका में प्रेजेंट केंद्र में ही उपस्थित होता है। और डीएनए जीन यानी पूरा हमने इसके डिटेल में बताया। अब और आगे जानते हैं डीएनए के बारे में। क्या, डीएनए के बारे में समझाते हैं कि उसमें कौन से बेस होते हैं, कौन से क्षार होते हैं, कौन सी शर्करा होती है। चलिए हमने इसको बताया नहीं, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। क्या, डाईऑक्सीराइबोस शर्करा लिख दे रहे हैं, राइबोस शर्करा। इसमें क्या होती है, राइबोस शर्करा। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। चलिए डीएनए के बारे में हम डिटेल अध्ययन करते हैं। हम साइड में हट जाते हैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं। चलिए अब हम डीएनए के बारे में समझते हैं। क्या, डीएनए में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड के दो टाइप होते हैं, शुगर और नाइट्रोजन बेस। और ये अगर पूछे क्वेश्चन में कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है तो फास्फोरस, जो कि फास्फेट की फॉर्म में रहता। क्या, फास्फेट की फॉर्म में रहता फास्फोरस तत्व पाया जाता। कौन सा बेस पाया जाता है तो नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। जो अम्ल क्षार वाला होता है वही नाइट्रोजनिक बेस पाया जाता है। इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, पूछे कि बॉन्ड कौन सा पाया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नाइट्रोजनिक बेस पाया जाता है। तत्व कौन सा होता है, फास्फोरस तत्व होता है, फास्फेट की फॉर्म में होता है। इसमें दो मेनली ये तीन चीजों से बना होता है, फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन बेस के कितने पार्ट होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन AG और पिरिमिडीन TC। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये A और इससे जुड़ा होता है T से यानी थायमिन से, G यानी होता है ग्वानिन। ये एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। इसमें बस डीएनए और आरएनए में बस इतना अंतर होता है कि डीएनए में T के स्थान पर U लग जाता है यानी यूरेसिल, तो आरएनए बन जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये T को हटा दिया जाए और यूरेसिल जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, आरएनए। क्या बन जाता है, आरएनए। इसमें क्या होता है कि A का मतलब होता है एडेनिन, G का मतलब ग्वानिन, T का मतलब थायमिन और C का मतलब। देखिए अब हम पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। क्या, आरएनए के बारे में। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनी बेस तो होता है, इसमें बस इतना अंतर होता है कि थायमिन की जगह इसमें यूरेसिल जुड़ा होता है। क्या,
थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या? प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ये आरएनए 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन से? mRNA, tRNA और rRNA। क्या? rRNA। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, m का मतलब मैसेंजर यानी मैसेज देने का कार्य करता है। ट्रांसफर आरएनए, tRNA का मतलब ट्रांसफर, t से मतलब ट्रांसफर यानी ये ट्रांसफर करता। rRNA राइबोसोम आरएनए। अब इनका काम क्या होता? देखो हमारे यहाँ 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कितने? एक प्रोटीन का। 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर के अंदर पहले से रहते हैं। 10 एमिनो अम्ल जो हम खाना खाते हैं वो पोषक पदार्थों में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो शरीर के अंदर एमिनो अम्ल होते हैं 10 टाइप के, वो अनावश्यक होते हैं। क्या? 10 प्रकार के शरीर के अंदर जो होते हैं प्रोटीन, वो क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं, अनावश्यक। और जो 10 प्रकार के ये पोषक पदार्थों से मिलता है यानी भोजन से, और ये दोनों मिलके 20 एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। 20 एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये 20 एमिनो अम्ल मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। 10 हमारे शरीर के अंदर पहले से प्रेजेंट रहते हैं, 10 हमें पोषक पदार्थों से मिलता है। ये यानी 10 और 10 मिलके 20 हो गए और 20 एमिनो मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मैसेंजर आरएनए, इसका काम क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो पोषक पदार्थ अंदर गए, तो ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ये मैसेज देने का काम करता है। मैसेज यानी कि उनमें देखता रहता है कि कौन सा कंपोनेंट हमको चाहिए और कौन सा नहीं, तो ये उसमें देखता रहता है कि खाना आया, हमको क्या चाहिए। तो ये मैसेंजर आरएनए यदि उनको जो देखा, अब पोषक पदार्थों को देख लिया, अब उनको ले लेगा और वहाँ राइबोसोम तक पहुँचा देगा। तो फिर यहाँ जो और आएंगे भोजन में पोषक पदार्थ, उनको क्या करेंगे? वो तो ऐसे ही चले जाएंगे फ्री में। तो ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ये मैसेज देता है किसको? ट्रांसफर आरएनए को। ये वहाँ से जो पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है उनको उठा के ट्रांसफर आरएनए को दे देता, और ट्रांसफर आरएनए rRNA यानी राइबोसोम आरएनए को दे देता है। ये राइबोसोम मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या? मैसेंजर आरएनए मैसेज देने का कार्य करता है। मैसेज देता है किसको? rRNA को। किसको? rRNA को। और rRNA जा करके tRNA ट्रांसफर आरएनए जा करके राइबोसोम आरएनए को दे देता और राइबोसोम rRNA के साथ मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारे देखो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हमारे शरीर के अंदर पहले से विद्यमान रहते हैं जो कि अनावश्यक है, और 10 एमिनो अम्ल हमको भोजन के माध्यम से मिलते हैं। उनमें ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ये मैसेज देता है। किसको मैसेज देता है? ट्रांसफर आरएनए को। जिसको दे देता है ट्रांसफर कर देता है। जो ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम आरएनए को दे देता और ये राइबोसोम से मिलके राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका? प्रोटीन का। अब देखते हैं कैसे ये एक दूसरे से बनते हैं, क्या बोलते हैं उनको। डीएनए से आरएनए, ये क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए में बनता तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए, देखिए हम बता रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनने में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को
ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से पुनः डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या? ट्रांसलेशन। देखो, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए पुनः बनने की क्रिया यानी फिर से जब बनेगा तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल पढ़ा है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। कैसा लगा हमारा वीडियो और कैसा लगा हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आई होप हम अगली वीडियो में और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। हम जय हिंद।